हाँ जी, सभी बच्चों क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चले जी, आज की कॉर्पोरेट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, जो पहली बार इस कॉर्पोरेट न्यूज को सुन रहे हैं, कॉर्पोरेट न्यूज क्या है? एक प्रयत्न है, एक कोशिश है आप लोगों की नॉलेज को इनहेंस करने की, अपडेट करने की। जो भी आप थ्योरेटिकल लाइफ में पढ़ते हो, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो, सीएस स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट हो, उनको प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक कैसे किया जाता है, इसका एक प्रयत्न है, ताकि आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीजों का इंप्लीमेंटेशन देख सकें। चलिए जी, तो आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी कॉर्पोरेट न्यूज है। हमारे पास बायजूस है, हमारे बायजूस से रिलेटेड न्यूज है, और हमारे पास जियो पॉलिटिकल न्यूज भी है आज, जो इजराइल, ईरान और लेबनान और टर्की के बीच में हो रहा है, उससे रिलेटेड भी जियो पॉलिटिकल न्यूज है। तो चलिए जी, एक एक करके सभी न्यूज को अपन लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक जरूरी इंफॉर्मेशन, ये सीए इंटर का फ्रेश बैच शुरू हो रहा है, जो कि लाइव है। तो सीए इंटर के अगर कोई भी स्टूडेंट सुन रहे हो, ध्यान रख लेना। पहली बात तो कसम खा लेना कि बैच हमेशा लाइव लेना है, और दूसरा बैच हमेशा घर पे बैठ के देखना है, फेस टू फेस में नहीं जाना। फेस टू फेस जाने में जो टाइम की खराबी होती है, जो दोस्तों के सर्कल में जो वेस्ट होता है समय, उसको बचाने की कोशिश करनी है। इंटर के अंदर 2 ग्रुप देने हैं, तो फिर जो भी बैच लाइव हो केवल उनको ही ऑप्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, तो हमारा ये लाइव बैच जनवरी 25 वाले भी इसे ऑप्ट कर सकते हैं, सितंबर 25 भी, और सितंबर 25 भी, जनवरी 25 भी, और 2025 के सभी जितने भी हैं सारे के सारे इसे ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी क्लासेस चलेंगी मंडे टू फ्राइडे, टाइमिंग होगा 2 से 4:30 बजे तक, और इस बैच की सारी डिटेल आप amitpopliClasses.com से ले सकते हैं। ठीक हो गई बात? चले अब हम आते हैं कॉर्पोरेट न्यूज के ऊपर। लो जी, हमारी पहली कॉर्पोरेट न्यूज आज कौन सी है? फ्रेश ब्लो टू द विजय माल्या as the SEBI bars fugitive liquor baron from the security trading for the 3 years। अब जो सीए फाइनल में बच्चे पढ़ते होंगे तो उन्हें ध्यान होगा कि सेक्शन 11 के अंदर सेबी के पास पावर होती है कि सेबी किसी भी व्यक्ति को बैन कर सकता है फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट। अगर उस जैसे मैं कई बार एग्जांपल भी देता हूँ सीए इंटर के अंदर भी और सीए फाइनल के अंदर भी, कि जैसे सेबी ने बैन किया था एक बार डीएलएफ के केपी सिंह जी को, कि केपी सिंह जी ने अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है, जब अपना पब्लिक इशू लाई डीएलएफ का, तो अपनी सब्सिडरी कंपनी जो सुदीप्ता स्टेट है उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, और कि ये डिफॉल्टर नहीं है, जबकि कंपनी डिफॉल्टर थी। लोगों का 35 करोड़ लेके उसने हजम कर लिया था। तो इस वजह से डीएलएफ और केपी सिंह साहब पे 3 साल का बैन लगाया था। तो सेबी के पास ये पावर है कि अगर कोई व्यक्ति देश हित में कुछ अगेंस्ट में काम करता है और सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है वो, तो सेबी उसके ऊपर बैन लगा सकती है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मार्केट से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम इस व्यक्ति के ऊपर बैन तो पहले ही लग जाना चाहिए था। मुझे हैरानी हुई कि अब लगा है ये बैन। मेरे को भी न्यूज पढ़ के हैरानी हुई कि बैन अब क्यों लगा है। खैर, मुझे लगा था पहले ये बैन के अंदर ही चल रहा होगा, बट इसे फिलहाल इसके ऊपर रिसेंटली इसी वीक के अंदर बैन लगाया है। 3 साल का बैन सेबी ने लगा दिया है। किंग ऑफ गुड टाइम कहा जाता था साहब एक जमाने में तो भाई साहब, और क्या कहें, लिक्विड बैरन कहा जाता था इन्हें। बट फिलहाल 3 साल तक अब सिक्योरिटी मार्केट से इन्हें दूर रहना पड़ेगा विजय माल्या साहब को। चलिए, सेबी के पास पावर है, ध्यान रखना, ऐसे बैन लगाए जा सकते हैं सेबी के पास, सेबी के द्वारा। उसके बाद हमारे पास अगली न्यूज है, एनसीएलटी आस्क महिंद्रा होम्स टू नोटिफाई द होम बायर्स इन द शेयर कैपिटल रिडक्शन केस। देखो जी, एक आप में कंपनी लॉ में कॉन्सेप्ट आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सीए इंटर के अंदर है ये कॉन्सेप्ट, सीएमए वाले भी पढ़ते हैं, मतलब सभी पढ़ते हैं, सीएस वाले भी पढ़ते हैं, और सीए फाइनल में भी इसकी कई जगह पर चर्चा है। जब हम कॉम्प्रोमाइज एंड अमलगमेशन के चैप्टर करते हैं तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल की चर्चा होती है सेक्शन 66 में। अब रिडक्शन ऑफ कैपिटल बहुत ही रेयर केसेस में किया जाता है। क्यों रेयर केसेस में क्यों किया जाता है? नॉर्मली अलाउ नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी कंपनी में एज अ क्रेडिटर कंपनी में पैसा लगाते हो, तो आप कंपनी की कैपिटल देखते हो कि इसकी खुद की कैपिटल कितनी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी की खुद की कैपिटल 1000 है, अब मैं उसमें 2000 या 3000 लगा रहा हूं, तो मुझे डेट इक्विटी रेशियो भी कंप्यूट करनी पड़ेगी। पता लगा डेट इक्विटी रेशियो इतनी ज्यादा हो गई कि केवल मैं ही रह गया और मालिकों का पैसा तो है ही नहीं। तो मैं डेट इक्विटी रेशियो कंप्यूट करता हूं कंपनी में, और तब जाके क्रेडिटर के रूप में कंपनी में पैसा लगाता हूं। सोचो, अगर कंपनी की खुद की कैपिटल 1000 रुपए है और मैंने 3000 रुपए उसे लेंड कर दिए,
मेरे 3000 पे लैंड करते ही डेट इक्विटी रेशियो बनी 3000 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, अब मेरे 3000 देते ही कंपनी ने अपने 1000 में से 900 निकाल लिए तो बचे 100। तो मेरा डेट कितना है 3000 और कंपनी का खुद का है 100, तो यानी कि 30:1 की डेट इक्विटी रेशियो रह गई। अब मेरा तो भगवान मालिक है। इसलिए लॉ में लिखा है सेक्शन 66 में कि आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिस वुड बी हार्मफुल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक है जी। बट फिर भी सेक्शन 66 में 3 रेयर सर्कमस्टेंस दिए हुए हैं जहां हम आपको अलाउ कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल, और परंतु वो करने से पहले आपको ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेने से पहले आपको क्रेडिटर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है सेक्शन 66 का, जो आपको रिकॉल हो रहा होगा। अब हुआ क्या, महिंद्रा होम्स, ये कंपनी है महिंद्रा ग्रुप की, जो कि रियल एस्टेट के अंदर है और काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट रियल एस्टेट में लाती है। गुड़गांव में बहुत महंगे महंगे प्रोजेक्ट, मतलब कई इनके 1-2 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं गुड़गांव में जिनकी शुरुआत, फ्लैट की शुरुआत 15 करोड़ से होती है। अब भाई साहब 15 करोड़ से फ्लैट की शुरुआत, यस, इनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं। फिलहाल अब हुआ क्या कि ये लोग रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रहे थे। जब रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रहे थे तो इन्होंने क्रेडिटर्स की अप्रूवल ले ली, बट एनसीएलटी ने कहा हेलो, हाँ जी क्रेडिटर की अप्रूवल ले ली, बट व्हाट अबाउट द होम बायर्स, जो आपके होम बायर्स हैं उनकी अप्रूवल। तो कंपनी ने कहा वो किस डेफिनेशन में आते हैं, वो कैसे क्रेडिटर हो सकते हैं, भाई वो हमारे इन्वेस्टर हैं ना। एनसीएलटी ने कहा ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, डेफिनेशन दी गई है कि अगर आप रियल एस्टेट की कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपर हैं और आपने होम बायर से जो एडवांस उठाया हुआ है, जो मतलब आपके प्रोजेक्ट के लिए एडवांस उठाया हुआ है, उस एडवांस के लिए दे आर द क्रेडिटर्स। तो अगर वो क्रेडिटर्स हैं तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल हम तभी परमिशन देंगे जब पहले होम बायर्स की परमिशन लेके आओ कि वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल आप करने जा रहे हो। तो कंपनी जो आराम से सोच रही थी कि स्मूथली उसका रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो जाएगा, अब पड़ा पंगा और कंपनी को अब जाना पड़ेगा, होम बायर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, होम बायर्स की मीटिंग बुलाकर उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाकर कंपनी ऐसा काम कर पाएगी। ठीक है जी। तो ये महिंद्रा लाइफ स्पेस को लेकर अगली खबर थी। अच्छा, अगली खबर इनकम टैक्स क्लियरेंस को लेकर है। इनकम टैक्स क्लियरेंस में इस खबर पे अभी थोड़ी सी देर में आता हूं, क्योंकि मुझे इसके लिए किसी एक्सपर्ट को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेना पड़ेगा। तो हम अभी इस खबर पे आते हैं। फिलहाल कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल बहुत बड़ी बड़ी 2 घटनाएं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घटनी है। वो क्या, एनसीएलटी के अंदर कल एक केस लगा हुआ है डिज्नी प्लस रिलायंस, इन दोनों की मर्जर डील को लेकर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इससे बड़ी डील आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। होने वाली थी सोनी और जी की, जो कि $10 बिलियन की डील थी, जो कि कैंसिल हो गई, ऑल थैंक्स टू जी के करता धरता। बट फिलहाल आज की डेट में ये जो डील है ये $8.5 बिलियन की है, यानी कि अगेन बहुत बड़ी डील है। अब देखना ये है कि ये डील किस तरीके से गो थ्रू आगे होती है। एनसीएलटी हालांकि स्मूथली इसको हो जाने के पूरे चांसेस हैं। एंड इसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं, क्रांति आएगी। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का इतना बड़ा स्टेक हो जाएगा, दोनों जो कंबाइन करके डिज्नी प्लस रिलायंस के कॉम्बिनेशन में जो कंपनी बनेगी वो इतने बड़े लेवल की कंपनी हो जाएगी कि कोई आसपास नहीं टिकेगा। तो मुझे लगता है जो छोटे छोटे चैनल्स हैं ना, इन सबका टेक ओवर जल्दी कर लिया जाएगा इनके द्वारा। फिलहाल एनसीएलटी का अप्रूवल तो कल आने के चांसेस है, जिसके पूरे चांसेस है आराम से अप्रूवल आ जाएगा। मगर एक पेच अभी भी फंसा हुआ है, वो है सीसीआई का। देखो, जब भी 2 कंपनियों का आपस में मर्जर होता है और वो बड़े लेवल की कंपनियां होती हैं, बड़े लेवल की कंपनियां मतलब उनके नेटवर्थ या फिर उनके टर्नओवर एक सर्टेन अमाउंट को एक्सीड करते हैं, जो कि सेक्शन 5 ऑफ द कंपटीशन एक्ट में लिखा हुआ है। तो फिर अगर वो सर्टेन अमाउंट से, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट लिखा हुआ है $6,000, तो अगर वो इंडिया और आउटसाइड इंडिया मिलाकर $6,000 की टर्नओवर को अचीव करती हैं, जो कि ये कर रही हैं, तो फिर उन कंपनियों को इस मर्जर से पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए होती है। तो क्योंकि ये इस लिमिट को ब्रीच कर रहे हैं, तो फिर इन्हें भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मर्जर को लेकर थोड़ा डर जाहिर किया है, फियर है उन्हें। वो क्या, वो यही फियर जो मैंने बताया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि भैया भारत में कंपटीशन बना रहे, परंतु अगर ये 2 कंपनियां मर्ज हो गई तो उसके बाद कंपटीशन तो गया तेल लेने, कोई इनके आसपास भी नहीं टिकेगा। फिर तो ये इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी, मार्केट शेयर इनका इतना बड़ा हो जाएगा, तो क्या किया जाए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 100 क्वेरीज इनसे पूछी हैं, जिसका जवाब इन्हें देना है। मुझे लगता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी अल्टीमेटली हाँ कहेगा,
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिलायंस इन्वॉल्व है, और जहां रिलायंस इन्वॉल्व है वहां अप्रूवल मिल ही जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है आ जाएगा। एनसीएलटी का अप्रूवल तो कल तक आ जाना चाहिए, सीसीए का अप्रूवल भी अगले 6 महीने में आ जाएगा और ये डील गो थ्रू हो जाएगी। चलिए जी, तो कल इस डील का भी स्टेटस पता लग जाएगा, और कल एक और चीज का स्टेटस पता लग जाएगा, वो है बायजूस। अरे बायजूस साहब, आप तो हर खबर का पार्ट हो। रविंद्रन बायजूस, आप जानते हैं मैंने लास्ट कुछ न्यूज में भी इसको कवर कर रहा हूं। हुआ क्या है कि बीसीसीआई की जो आईपीएल होता है उसके अंदर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी, और एडवर्टाइजमेंट करके उन्होंने पैसा नहीं दिया बीसीसीआई को। अब बीसीसीआई ने इस पैसे के लिए एनसीएलटी में कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की पिटीशन सबमिट कर दी। कंपनी को इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए था बायजूस को, बट बायजूस ने इस पिटीशन के खिलाफ कर्नाटका हाईकोर्ट वगैरह के खिलाफ दरवाजा खटखटाया कि सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुक जाओ, और हम मतलब ये कहीं से भी बीसीसीआई जो है ये अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता है। खैर, बीसीसीआई की तरफ से भारत के अटॉर्नी जनरल जो है तुषार मेहता साहब, वो अपीयर हो रहे हैं। तो आज जब ये अपीयर हुए, जब एनसीएलटी की हियरिंग थी, तो वहां पर इन्होंने क्या कहा कि सर बायजूस की तरफ से हमारे पास सेटलमेंट का प्रपोजल आया है, हम केवल 1 दिन का समय आपसे चाहते हैं, आप 1 दिन का एडजमेंट कर दीजिए, हम देख लेते हैं क्या सेटलमेंट का प्रपोजल है और फिर हम आपको कल अपडेट कर देंगे। तो एनसीएलटी ने 1 दिन का एडजमेंट दे दिया है। अब इनके मुताबिक बायजूस जो है कोई लेके आए हैं प्रपोजल कि चलो सेटलमेंट करते हैं, कब तक झगड़ा करते रहेंगे। तो 8,000 करोड़ का जो है सेटलमेंट अमाउंट है, जो डिस्प्यूट अमाउंट है जिसको लेकर पंगा चल रहा है, जो कि इन्होंने मांगा है बीसीसीआई ने बायजूस से। अब देखते हैं कल क्या सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट की टर्म्स क्या होती हैं, कल पता लग जाएगा ये भी। तो इसकी हियरिंग डेट भी कल है, ठीक है। फिर अगली आज की हम न्यूज के ऊपर आते हैं, जो न्यूज है बजट को लेकर, जहां पे बजट में एक चीज दी है कि आज के बाद जो इनकम टैक्स जो देश को छोड़ के जाना चाहते हैं, आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी कि भारत के लोग जो सुपर रिच है या फिर रिच कैटेगरी के हैं, वो बड़ी तेजी से देश छोड़कर दुबई जैसी कंट्रीज में सेट हो रहे हैं, जहां पर ऑलमोस्ट नो टैक्स है। हालांकि कुछ टैक्स रिसेंटली वहां पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, बट फिर भी ऑलमोस्ट नो टैक्स वाली कंट्री है। तो अब हमारे पिछले साल लगभग 6,000 से ऊपर लोग शिफ्ट हुए थे फैमिलीज समेत, और इस बार लगभग 4,300 अभी तक शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब गवर्नमेंट ने इस यूनियन बजट में एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट वाला एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। हुआ क्या कि कई लोग जो शिफ्ट हुए उनके खिलाफ कई प्रकार के इनकम टैक्स जीएसटी की डिमांड यहां पेंडिंग थी। तो अब कैसे रिकवर करोगे, दिक्कत है वो, क्योंकि अपनी एसेट्स वगैरह बेच के जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट उनके खिलाफ अब एक क्लियरेंस के लिए एक रूल लेने वाली है। अब मैं इस रूल को ज्यादा समझाने के लिए, इस डिटेल को ज्यादा समझाने के लिए अपने साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे मित्र हैं मदन गोपाल जी, उनको लेना चाहूंगा, और मैं उनसे पूछूंगा कि बच्चों को गाइड करें कि क्या ये रूल है, इस रूल के क्या इम्प्लीकेशन है। और लो जी, इनका नंबर भी दीजिए है। हमारे एक्सपर्ट बिजी जा रहे हैं। ओहो, चलो देखते हैं एक और बार ट्राई करते हैं। ये लो जी, मिल गया नंबर। हेलो मदन जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मदन जी। मदन जी, आपको मैंने रात के 10-11 बजे ऑलमोस्ट परेशान कर रहा हूं, और क्योंकि बच्चे आपको सुनना चाहते हैं, और बच्चे एक चीज पर आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। मैटर है इनकम टैक्स का कि रिसेंटली यूनियन बजट के अंदर गवर्नमेंट ने एक कानून लाया है कि इनकम टैक्स की क्लियरेंस चाहिए उस व्यक्ति को जो कि इंडिया छोड़ के जाने वाला है। अब क्योंकि 4,300 सुपर रिच लोग इस बार इंडिया छोड़ने वाले हैं, तो जो ये क्लियरेंस चाहिए उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये रूल 1 अक्टूबर से इफेक्टिव है, ठीक है, मगर ये ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? बेसिकली क्या हो रहा था सर कि जो इंडिया छोड़ के जा रहे थे उनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखी जा रही थी। ओके, नोटिस की जा रही थी कि ये फाइनेंशियली इरेगुलर हैं, उनके खिलाफ टैक्स के अंदर केस चल रहा था। ओके, ठीक है, और उनकी गिल्टी पाए जाने की पूरी संभावना थी। उस स्थिति में वो इंडिया छोड़ के चले जाया करते थे।
अच्छा, ठीक। और ये लॉ आज का नहीं है, 2004 से है। ओके, सेक्शन 230 2004 से है। ठीक है, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। अच्छा, इस बार क्या किया सरकार ने, ब्लैक मनी एक्ट में ये बदलाव कर दिया ओके, और वहां पर डाल दिया कि इनकम टैक्स एक्ट, गिफ्ट टैक्स एक्ट, एक्सपेंडिचर एक्ट एंड वेल्थ टैक्स एक्ट, 4 एक्ट के अंदर अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी है अच्छा, तो आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। ओके। और ये रूल इफेक्टिव है अक्टूबर 2024 से। 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में क्लैरिफिकेशन आई गवर्नमेंट की कि सबके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं, अच्छा, ठीक है। सर्टेन इंडिविजुअल के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा जिनका केस कहीं किसी जगह पर चल रहा होगा और उनको रिलीफ नहीं मिला हो। ओके, मतलब केस अगर एग्जिस्टिंग पेंडिंग है कहीं इनकम टैक्स का, चाहे कमिश्नर के पास चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, तब जाके ये मतलब क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जी, और डिमांड की जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, गॉट इट, गॉट इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद मदन जी। बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड हम ऐसे ही जीएसटी और टैक्स के ऊपर आपको कभी कभी परेशान करते रहा करेंगे और आप बच्चों को अपने ज्ञान का प्रकाश जरूर डालते रहा करें। थैंक यू, थैंक यू जी। तो ये थे मदन गोपाल जी जिन्होंने बड़े ढंग से समझाया कि एक्चुअल में क्या क्या इंपैक्ट डलने वाला है, कौन कौन से एक्ट के ऊपर इंपैक्ट डलने वाला है इस नोटिफिकेशन का। चलिए जी, तो ये हमारी सबकी आज की डेट की कॉर्पोरेट न्यूज थी। अब अपन लोग आने वाले हैं जियोपॉलिटिकल न्यूज। मैंने आपको वादा किया था कि हम लोग ये इस कॉर्पोरेट न्यूज के साथ एक कोई मेजर जियोपॉलिटिकल न्यूज भी कवर करेंगे। कल क्या हुआ है आप सब जानते होंगे। कल भाई साहब रात को इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के अंदर घुस के इस्माइल हानिया के ऊपर और उनको उड़ा दिया। इस्माइल हानिया ये कौन है? हमास, जिसे कई देश आतंकवादी संगठन कहते हैं। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है इजराइल का कि इसे आतंकवादी संगठन कहो, बट हम इसे आतंकवादी संगठन इसलिए नहीं कहते क्योंकि इजराइल ने लश्कर तैयबा पाकिस्तान वाला उसको आतंकवादी संगठन बाद में अभी पिछले साल ही लगभग घोषित किया है। जब तुम हमारे आतंकवादी संगठन को नहीं घोषित कर रहे तो फिर तुम हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो? और हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना मतलब ईरान से अपने संबंध बिगाड़ना। तो हम भारत ने नहीं किया, चाहे दोस्त है ठीक है, मगर ठीक है भाई, हमारे हित भी कुछ हमारी जगह है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि हमास का ये जो चीफ था इस्माइल हानिया, इसको घर में घुस के ईरान में इन्होंने मारा है। और कल ही इन्होंने हिजबुल्लाह, जो कि एक और आतंकवादी संगठन है और वर्ल्ड का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है, उसके सेकंड कमांडर इन चीफ को भी उड़ा दिया कल में इजराइल ने। तो अब हुआ क्या कि वहां पर लेबनान में मारा उन्होंने हिजबुल्लाह को और हमास के इस्माइल हानिया को मारा यहां पर ईरान के अंदर। अभी ईरान में लेटेस्ट न्यूज इवनिंग में ये आई है कि ईरान रेजेस द रेड फ्लैग ऑफ द रिवेंज एंड वोज टू रिटेलिएट आफ्टर हमास लीडर असैसिनेशन। ईरान में जो उनकी एक मेन मस्जिद है, उस मस्जिद के ऊपर वो झंडा फहरा दिया है उन्होंने रेड कलर का, जिस रेड कलर का मतलब होता है कि अब बदला लिया जाएगा। वहां पर हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि बदला लिया जाएगा। तो वर्ल्ड के हालात, एक तो इकोनॉमिक मंदी पूरे संसार में चल रही है, ऊपर से ये लोग ऐसे लड़ रहे हैं। अब इजराइल, हालांकि यूएस साथ में है, आप इस मैप के ऊपर देख पाए तो इजराइल के ऊपर, अच्छा कल ही तुर्की ने कहा है, तुर्की का राष्ट्रपति कौन है? अर्दगान, जिनका नाम मेरे पूरा दिमाग से निकल गया है, नाम है अर्दगान। ये भारत का कट्टर दुश्मन है। अब कट्टर दुश्मन क्यों है? क्योंकि अपने आप को खलीफा समझता है। मैं कभी किसी जियोपॉलिटिकल न्यूज में कवर करूंगा कि ये खलीफा क्यों समझता है, क्योंकि एक जमाने में इस पूरे रीजन के अंदर ऑटोमन एम्पायर चलता था, मतलब टर्की का राज चलता था, जो कि टूट गया, ऑटोमन एम्पायर टूट गया। अब ये तो
अर्दोगान है तुर्की का राष्ट्रपति, ये आज भी अपने आप को ऑटोमन एम्पायर का आदमी मानता है और कहता है कि ये सारे देश मेरे कंट्रोल में रहेंगे। अच्छा चलिए, टर्की ने कल ही इजराइल को कहा है कि भाई हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये टर्की है, ये इजराइल है। टर्की ने कहा इजराइल को हम तुम पे अटैक करेंगे। इजराइल ने कल ही कर दिया अटैक, कहां पर? बेरूत पे। ये लेबनान पे अटैक कर दिया इसने, बेरूत पे। ये इजराइल है। ये पिद्दे पिद्दे सी कंट्रियां हैं, देखो, मतलब दिल्ली और हरियाणा मिला दिया जाए तो इजराइल बन जाएगा। तो इजराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया और इजराइल ने फिर ईरान के ऊपर भी अटैक कर दिया। ये ईरान भी साथ में ही है भाई साहब। तो एक तरफ टर्की, एक तरफ सीरिया वैसे ही दुश्मन है, फिर लेबनान, फिर उसके बाद ईरान। पंगे तो भाई ने जबरदस्त ले रखे हैं, कसम से जबरदस्त ले रखे हैं, सॉलिड वाले पंगे ले रखे हैं। अब ईरान कह रहा है हम रिटेलिएट करेंगे। वहां पर अगर हम बात करें लेबनान का हिजबुल्ला, जहां पे हिजबुल्ला ही चलता है लेबनान में, हालांकि कंट्री सो कॉल्ड अपनी अलग सरकार भी है, बट जो हिजबुल्ला ने कह दिया वही चलता है। और यहां पर टर्की ने कह दिया है कि भैया हम साथ मिलेंगे। सबसे बड़ी दुर्घटना संसार के लिए यह होगी कि अगर टर्की साथ में मिल गया। अब वो कैसे? अगर टर्की साथ में मिल गया तो टर्की एक नेटो कंट्री है। नेटो कंट्री होने के नाते टर्की ने अगर मान लीजिए इजराइल पे अटैक किया और इजराइल ने रिटेलिएट किया, काउंटर अटैक किया, तो नेटो का आर्टिकल जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा और सारी नेटो कंट्री को इजराइल के खिलाफ आना पड़ेगा, इंक्लूडिंग अमेरिका। वो हो नहीं सकता। तो नेटो का जो एग्रीमेंट है वो ब्रीच हो जाएगा, सब आपस में लड़ पड़ेंगे। तो हालात बड़े अजीब हैं, संसार बड़े ही, मैं कह सकता हूं, विचित्र एनवायरनमेंट की तरफ जा रहा है, जो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी परिस्थितियां नहीं हुई होंगी। ऐसी भयंकर परिस्थितियों में वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट जा रहा है। बट अच्छी बात यह है कि भारत इन सब चीजों से लगभग अलग सा है। हालांकि हमारे राष्ट्रपति, आपने सुना होगा, सॉरी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, आपने सुना होगा, नेक्स्ट मंथ यूक्रेन जा रहे हैं और बहुत ही, जिसे मैं कहूंगा कि बड़ा वाइटल विजिट है, जिसे देखा जा रहा है कि शायद युद्ध रोकने के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रयास किया जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि रोक पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका चाहता नहीं ना युद्ध रुके, वो चाहता नहीं। वो चाहता है युद्ध चलता रहे, बस रशिया न्यूक्लियर बम ना फोड़े और हम पे हमला ना करे, बाकी युद्ध चलता रहे। पेल दो इन यूरोपियन कंट्री को, पेल दो इन यूक्रेन वालों को, युद्ध चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका इसमें खुश है। क्यों? क्योंकि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है। तो हालांकि मोदी साहब के इतने अच्छे प्रयत्न के बावजूद भी अमेरिका ये होने नहीं देगा, जहां तक मुझे लगता है। बट ये सारी समस्याओं के जड़ के जो है ना, वो एक ही है, कंट्री जिसका नाम है अमेरिका। पूरे संसार को आपस में भिड़ाई पड़ा है और इसकी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। खैर, हालात अब बड़े गंभीर हैं क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन से जूझ रहा है। वो एक जर्मनी में व्यक्ति बैठा है, वो कई बार वीडियो बनाता है, भारत लुट गया, भारत में ये हो गया, भारत में वो हो गया। विश्वास मानना, वो अज्ञानी व्यक्ति आपको अज्ञान आपका ज्यादा बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। उस अज्ञानी को ये नहीं पता कि जिस कंट्री में वो बैठा है, जल्दी ही भारत उस कंट्री को क्रॉस करने वाला है। तुम लोग आज इतने डेवलप्ड हुए हो तो हमारा ही तो पैसा लूट के डेवलप्ड हुए हो, तो फिर रुको, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम तुम्हें जल्दी क्रॉस करेंगे, चिंता मत करो। और दूसरी बात, समस्या पूरे विश्व में है, समस्या पूरे संसार में चल रही है इस वक्त, मगर विश्वास ये मान लेना कि आपका देश, हमारा देश इस टाइम फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। कमी किस देश में नहीं होती? हर देश में कमी होती है। हमें उस कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कमियां हैं तो दूर भी होंगी, बट वर्ल्ड एनवायरनमेंट इस टाइम बहुत ज्यादा नाजुक है। ऐसे समय में जरूरत है हम सबको जात पात इन चीजों से ऊपर उठ के अपने आप को भारतीय बनाने की, अपने आप को इंडियन कहलाने की। तो इसलिए इस राष्ट्रीयता के संदेश के साथ धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली कॉर्पोरेट न्यूज प्लस जियोपॉलिटिकल न्यूज के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।